सो ड्रामा के स्टार्टिंग में हमारा मेन लीड कोरिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है, लेकिन उसे इंसानों से एलर्जी है। जैसे ही वो किसी इंसान को छूता है, तब उसकी बॉडी पे अजीब रैशेस आने लगते हैं। इसलिए वो बाकी इंसानों से दूर अकेला रहता है, सिर्फ रोबोट्स के साथ। उसका ड्रीम होता है कि उसकी भी कोई गर्लफ्रेंड हो जिसे वो किस कर सके, पर उसे ये नहीं पता कि उसके घर पे आने वाला नया रोबोट असल में एक लड़की है। क्या वो उसे पहचान पाएगा या उससे एलर्जी हो जाएगी, और कहीं उसे प्यार तो नहीं हो जाएगा? जानने के लिए स्टे कनेक्टेड। सो ड्रामा की स्टार्टिंग में हमारा मेन लीड किम मिन अपनी कार से उतरकर आर्मी इंटरव्यू के लिए जाता है। वहाँ 3 डॉक्टर होते हैं। उसकी एलर्जी के बारे में पढ़कर वो उसे झूठा बहाना समझ लेते हैं और किम को तरह तरह की बातें करने लगते हैं। किम अपनी शर्ट उतारता है और आगे बढ़ने लगता है, और डॉक्टर का हाथ पकड़ लेते ही उसकी एलर्जी शुरू हो जाती है। डॉक्टर डर के मारे पीछे हट जाते हैं। वो बताता है कि जब भी मैं किसी इंसान को टच करता हूँ तो ये एलर्जी होती है, इसका कोई इलाज नहीं, पर रिएक्शन कम करने की दवाई है। आखिर में बोलता है कि ये बीमारी फैलती नहीं है। तब जाके डॉक्टर्स के सांस में सांस आती है। फिर किम का शानदार मेंशन दिखाया जाता है, जहाँ एक गार्डनर भी होता है। इतने बड़े मेंशन में वो अकेला रहता है। यहाँ इंसान नहीं बल्कि सिर्फ रोबोट्स होते हैं। वो अपने रोबोट्स को अपना दोस्त मानता है, उनकी बर्थडे भी सेलिब्रेट करता है और उनसे बातें भी करता है। समय काटने के लिए पत्तों का घर बना लेता है और कभी कभी शौक से गेम भी खेल लेता है। अब हमारी मेन लीड जिया दिखाई जाती है, जो एक शॉप के बाहर वेट कर रही थी। असल में वो गेम कैरेक्टर्स के लिमिटेड एडिशंस को शॉप से लेकर लोगों को देती है और उसका कमीशन लेती है, क्योंकि उसके बहुत से बिजनेस फेल हो गए तो उस पर अभी कर्जा हो गया है। शॉप ओपन होते ही एक आदमी लाइन तोड़कर अंदर भागने लगता है तो भगदड़ मच जाती है, लेकिन जैसे तैसे जिया वो खिलौना ले ही आती है। फिर एक छोटे बच्चे की आइसक्रीम उस पर लग जाती है, लेकिन जिया का इस पर ध्यान नहीं होता। इस बार उसका कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर किम के साथ था। वो खिलौना लेने अपनी कार में आता है। जिया पहले पैसे मांगती है, पर किम कहता है पहले खिलौना कार में रख दो, वैसे भी एडवांस में तुम्हें काम के पैसे तो मिल ही चुके हैं, अगर पैकेजिंग ठीक होगी तो एक्स्ट्रा बोनस भी दे दूंगा। तो जिया मान जाती है। अब किम लेंस की मदद से खिलौना चेक करता है, उसे आइसक्रीम का दाग दिख जाता है। वो कहता है क्योंकि पैकेजिंग ठीक नहीं है तो तुम्हें बोनस नहीं मिलेगा। जिया कहती है मेरे हाथ में तो पैकेजिंग ठीक थी, तुम्हारे हाथ में आते ही कैसे खराब हो गई? झूठ बोलना बंद करो और मेरे पैसे निकालो। किम कार भगाने लगता है, लेकिन जिया गिर जाती है। किम घबरा जाता है और बाहर देखता है, पर वो नहीं उठती। तो वो उसे देखने के लिए बाहर आता है और स्टिक से उसे चेक करने की कोशिश करता है। तभी जिया स्टिक पकड़कर उसे पास खींच लेती है। वो कहती है तुम कितने हैंडसम हो। किम डर के मारे पीछे हट जाता है, पर जिया उसका पैर पकड़ लेती है। वो भागने की कोशिश करता है और उसे धक्का देकर कार में चला जाता है। विंडो ओपन होने के कारण जिया उसकी कॉलर पकड़ लेती है, जिसके कारण उसकी एलर्जी शुरू हो जाती है। तो किम कार का दरवाजा खोल के उसे गिरा देता है और वहां से भाग जाता है। उसकी दवाई यानी इंजेक्शन की वजह से वो बच जाता है। अब उसका डॉक्टर उसे चेक करता है। सालों से वही उसका इलाज कर रहा था। किम उन्हें कुछ नए सिम्टम्स बताता है और टेस्ट करने को बोलता है, पर डॉक्टर कहता है उसका कोई फायदा नहीं है। मैं 15 सालों से तुम्हारा इलाज कर रहा हूँ, तक हम इस बीमारी के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाए हैं। तुम्हें इस बात को मान लेना चाहिए कि एक ही हल है कि तुम लोगों से दूर रहो। डॉक्टर उसे एक वॉच देता है जो उसकी एलर्जी के बारे में बताएगा। नॉर्मली ब्लू कलर शो करेगा, थोड़ी सी हार्ट बीट बढ़ी तो येलो, और ऑरेंज का मतलब है पूरे बॉडी पर रैशेस, और रेड यानी कि थोड़ी ही देर में तुम मर जाओगे। किम कहता है क्या फायदा, मैं किसी से शादी भी नहीं कर सकता, पूरी जिंदगी मुझे मॉन्स्टर के जैसे अकेला रहना होगा। यहाँ जिया किम पे बहुत गुस्सा होती है। वो कहती है मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। यहाँ किम के मेंशन में एक ड्रोन आता है। ड्रोन क्रैश हो जाता है और ड्रोन के साथ एक चिट्ठी और पेन ड्राइव भी होता है। उसमें एक वीडियो चलता है जिसमें एक रोबोट दिखाया जाता है, एक साइंटिस्ट भी होता है जो किम मिन को इनवाइट करता है उसके नए एंड्रॉइड रोबोट आजी 3 के डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए। आजी 3 का नया मालिक बनने की ऑफर भी देता है। किम मिन उस साइंटिस्ट के बारे में सर्च करता है, फिर उससे मिलने भी जाता है। दरवाजा अपने आप खुलता है और अंदर जाने पर उसके सामने एक रोबोट आता है। साइंटिस्ट से कहता है ये क्या है, मुझे सिर्फ आजी 3 से मिलना है। साइंटिस्ट कहता है रोबोट आजी 3 तक ले जाएगा। तो वो रोबोट को फॉलो करता है। अंधेरे कमरे में पहुंचने के बाद उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। लड़की उठकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है।
किम डरता है क्योंकि उसे नहीं पता होता कि वो असल में एक रोबोट है। वो उसे पीछे हटने को कहता है। वो घबराने लगता है और चिल्लाता है कि मैंने कहा था कोई इंसान नहीं होना चाहिए। आजी3 कहती है क्या मैं इंसान लग रही हूँ? मैं एक एंड्रॉइड रोबोट हूँ, मेरा नाम है आजी3। वो कहता है क्या मजाक है, नाटक बंद करो। वो अपनी ड्रेस उतारने लगती है और कहती है मैं तुम्हें यकीन दिला दूंगी कि मैं एक रोबोट हूँ। किमिन देखता है कि उसकी बॉडी मेटल की बनी होती है। वो कहता है तुम सच में रोबोट हो? रोबोट भी उसे टच करती है। पल के लिए उसकी हार्ट बीट रुक जाती है। अगले ही पल वो अपनी वॉच चेक करता है कि उसे एलर्जी नहीं हुई। आजी3 बताती है मेरे सीने में एक बैटरी है जिससे मैं चलती हूँ। फुल्ली चार्ज होने पर मैं 3 घंटा काम कर सकती हूँ। अपने बारे में और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन बताती है। किमिन तो बस उसे देखते ही रह जाता है। फिर साइंटिस्ट किमिन को बताता है आजी3 की खासियत है वो इमोशंस को पढ़ सकती है। इसे बस थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है। हमें कुछ फंड भी चाहिए। किमिन कहता है कल ही इसे मेरे पास भेजो, मैं इसके स्किल्स चेक करके बताऊंगा ये ट्रेनिंग देने लायक है भी या नहीं। अगर ये पास हो गई तो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। फिर किमिन कॉल पर अपने मैनेजर को बताता है कि वो मीटिंग ज्वाइन करने आ रहा है। मैनेजर जल्दी से अलार्म बजा ऑफिस और पार्किंग खाली करने के ऑर्डर्स देता है। के पहुंचने तक पार्किंग और ऑफिस के बाहर एक भी इंसान नहीं होता। किमिन मीटिंग रूम में जाता है और मीटिंग शुरू करने को बोलता है। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद सब तालियां बजाते हैं सिर्फ किमिन को छोड़कर। फिर सांता मारिया टीम के बारे में वो पूछता है तो एम्प्लॉय कहता है उन्होंने दखल देने लायक कुछ किया नहीं है। पर किमिन को सांता मारिया टीम के बनाए हुए आजी3 के बारे में पता होता है। वो मन में ही सोचता है किसी को खबर भी नहीं लगेगी और मैं ये डील क्रैक कर लूंगा। अब हमें पता चलता है कि किमिन कंपनी का सीईओ है और उसका पुराना दोस्त कंपनी का चेयरमैन, पर दोनों में अभी दुश्मनी चल रही है। उसका दोस्त कहता है मैं सेलिंग डिपार्टमेंट का हेड हूँ तो तुम इसमें दखल अंदाजी क्यों कर रहे हो? तो किमिन कहता है शायद तुम भूल रहे हो मैं सारे बोर्ड मेंबर्स का हेड हूँ। कंपनी को चलाए रखना मेरा काम है। जब तक मैं कुछ ना कहूँ तब तक तुम अपना काम कर सकते हो। और वहां से चला जाता है। यहाँ जिया को दिखाया जाता है जहाँ वो एक आदमी को उसके प्रोजेक्ट के बारे में समझाती है। उसे कपल लैंप्स बनाने हैं कि जब कोई एक लैंप को छुए तो लैंप जलना चाहिए पर साथ ही दूसरा लैंप भी जलना चाहिए चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना हो। वो बताती है अगर वो ये कंपटीशन जीत गई तो उसे 100 मिलियन वॉन मिलेंगे। अब हम सेंटा मैरिया टीम को देखते हैं जो खाना खा रहे होते हैं। वो सब खुश होते हैं कि अब पैसे मिल ही जाएंगे। फिर वो आजी3 में और भी चेंजेस कर सकते हैं। बाद में वो आजी3 की बैटरी चेंज कर रहे होते हैं तो फीमेल स्टाफ चिल्लाती है कि तुम जरा दूर जाके ड्रिंक नहीं कर सकते? देख नहीं रहे आजी3 ओपन है, अगर एक बूंद लिक्विड भी उस पर गिरा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तभी वहाँ एक दूसरा एम्प्लॉय आता है जो काफी नशे में होता है। वो छोटे रोबोट की तरफ खाली बोतल फेंकता है पर उसमें से कुछ बूंदें आजी3 पर गिर ही जाती है और वहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाता है। फिर हम देखते हैं जिया घर आती है पर उसका भाई यानी कि किम का मैनेजर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसे पता लगता है कि जिया ने अपनी भाभी से 10 मिलियन वॉन लिए हैं। वो कहता है मैंने कहा था कि अब बिजनेस करना बंद करो और कितने पैसे गवाओगी, कोई ढंग की जॉब ढूंढ लो। वो कहती है ढूंढ तो रही हूँ, पहले ये लो तुम्हारा बर्थडे केक। वो केक फेंक देता है तो जिया नाराज हो जाती है। वो कहती है तुम मुझे सपोर्ट क्यों नहीं करते? पापा के जाने के बाद तुम ही तो हो जिस पर मैं डिपेंड हो सकती हूँ। तुम्हारे पैसे लौटाने के लिए मैं रातों को जागकर जॉब कर रही हूँ। फिर हम सेंटा मैरिया टीम को देखते हैं। आजी3 को रिपेयर करने के लिए वो एब्रॉड से कुछ सामान मंगाते हैं पर उसमें 2 दिन लगने वाले होते हैं। वो किम को कॉल करता है पर वो कहता है 2 दिन में सेंटा मैरिया एक यूके कंपनी को बेच दी जाएगी तो हमारे पास सिर्फ कल का समय है आजी3 का टेस्ट करने के लिए। यहाँ जिया एक रेस्टोरेंट में बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। तभी उसे एक कॉल आता है। उसे लगता है बैंक से लोन के लिए कॉल आया है। ये कॉल साइंटिस्ट बेक्यून ने किया था। वो कहता है क्या तुम मुझे भूल गई? वो कहती है मेरी याददाश्त कमजोर है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें 10 मिलियन वॉन दूंगा, बताओ कहाँ हो तुम? जिया को थोड़ी देर बाद समझ आता है कि उसने किससे बात की तो वो वहां से भागने लगती है पर बेक्यून से टकरा ही जाती है। वो उसे देखकर चौंक जाता है, कहता है तुमने बाल क्यों काटे? फिर कहता है ठीक है वीक से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जिया कहती है ज्यादातर लोग जब बहुत दिनों बाद मिलते हैं तब पूछते हैं कि तुम कैसे हो। बेक्यून कहता है मुझे पता चला तुम्हारे हालात ठीक नहीं है तो ये और भी अच्छा है। जिया कहती है तुम काफी खड़ूस हो, तुम यहाँ आए ही क्यों? वो कहता है
तुम्हें लोन चुकाने में हेल्प करने आया हूँ। ये 10 मिलियन वॉन लो और मेरे लिए पार्ट टाइम काम करो। कल बस 3 घंटे तुम्हें काम करना है। जिया कहती है, कहीं तुम मेरी किडनी तो नहीं बेचने वाले? बेग्यून कहता है, ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो, इसीलिए इतने पैसे मिलेंगे। फिर वो उसे लैब लेकर जाता है। बाकी मेंबर्स उसे आजी 3 समझ बैठते हैं, पर बेग्यून उन्हें बताता है कि ये जिया है, आजी 3 की मॉडल। जिया को कुछ समझ नहीं आता, तो वो उसे आजी 3 रोबोट दिखाता है, जिसे देख जिया के तो होश ही उड़ जाते हैं। बाद में जिया अपनी दोस्त के साथ खाना खा रही होती है। दोस्त का कहना होता है कि जिया को ये जॉब ले लेनी चाहिए क्योंकि उसे लोन चुकाना है। जिया मना करती है, पर उसका भाई उसे घर में नहीं आने देता कि जब तक वो लोन नहीं चुकाएगी वो घर नहीं आएगी। तो वो बेग्युन को काम के लिए हाँ कर देती है। कहती है वो ये ना समझे कि वो अभी भी उससे प्यार करती है। इधर किमिन को अपना नेकलेस नहीं मिलता। फिर उसे याद आता है कि वो लड़ाई करते वक्त टॉय डिलीवरी वाली के पास ही चला गया। यहाँ साइंटिस्ट जिया को रोबोट्स के मूवमेंट सिखाते हैं। फिर उसे मेटल की बॉडी पहनाकर तैयार भी करते हैं। फिर उसे कॉन्टैक्ट लेंसेज देते हैं जो आजी 3 से कनेक्टेड होते हैं। आजी 3 को जो बोलना है वो लेंसेज के थ्रू जिया को लिखा हुआ दिख जाएगा। आजी 3 बोलती है, आई लव यू मास्टर, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? जिया कहती है, मेरे जैसी रोबोट बनाकर तुम उससे रोज आई लव यू बुलवाते हो, तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स है? वो कहता है, आजी 3 तुमसे बहुत अलग है, वो परफेक्ट है, तो भी सवाल पूछ कर देख लो। तो सारे जवाब जिया को लेंस की मदद से दिखते हैं। फिर वो किमिन के घर जाते हैं। जिया बॉक्स में पैक होती है। तभी उसे किमिन का कॉल आता है। वो कहता है, मेरा नेकलेस वापस करो। जिया कहती है, क्या बकवास है, पहले मेरे पैसे नहीं दिए और अब झूठा इल्जाम लगा रहे हो। जिया उसे दिमाग का इलाज कराने को बोलती है और कॉल कट कर देती है। वो देखती है कि उसने 126 मिस कॉल्स किए हैं और 45 मैसेजेस भी। अब वो जिया को बॉक्स के साथ घर के अंदर रखते हैं। तभी जिया का फोन बजने लगता है। वो जिया को फोन ऑफ करने को कहते हैं, पर वो किमिन से फोन पर बात कर रही होती है। पुलिस की धमकी देकर वो वापस कॉल कट करती है। वो लोग उसे वहां छोड़कर चले जाते हैं। अब किमिन उसके सामने आके खड़ा होता है। वो उसे हाय कहता है। तो जिया अपना डायलॉग शुरू करती है, आई लव यू मास्टर। पर उसे देखते ही वो जोर से चिल्लाती है, तेरी माँ की आँख। किमिन भी चौंक जाता है। किमिन भी उसके बर्ताव से चौंक जाता है। साइंटिस्ट जो ये सब कैमरा से देख रहे होते हैं, उनके तो तोते ही उड़ जाते हैं। जिया सोचती है, ये महामूर्ख खड़ूस आदमी यहाँ क्या कर रहा है? क्या ये इसका घर है? एक मिनट, मैंने अभी इसे क्या बोला? हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? किमिन अपना फोन निकालकर बेग्युन को कॉल करता है और कहता है, इसने आई लव यू मास्टर की जगह मुझे तेरी माँ की आँख बोला। क्या ये मुझे अभी गाली दे रही थी? बेग्युन कहता है, अभी उसका फ्रेंड मोड ऑन है, शायद किसी एरर की वजह से हुआ होगा। उसकी गर्दन के पीछे पावर बटन है, उसे वापस चालू करो तो वो ऑपरेशन मोड में आ जाएगी। किमिन जिया से कहता है, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? हिम्मत तो देखो, मुझे गाली दे रही है। जिया का मन तो उसे मारने का होता है, पर 10 मिलियन वॉन के लिए वो चुप रह जाती है। किमिन उसके नाटक पे यकीन भी कर लेता है। साइंटिस्ट को यकीन नहीं होता, इतना इंटेलिजेंट बंदा कैसे इंसान को पहचान नहीं पाया। तो बेग्युन कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने असली रोबोट की बॉडी देखी है। तो अब वो अपने आप पे भरोसा नहीं कर पा रहा कि उसके सामने एक इंसान है। वो सोचते हैं, हमें उसे सारे जवाब भेज देने होंगे तो वो टेस्ट आसानी से पास कर जाएगी। पर तभी लाइट चली जाती है तो जिया के लेंस भी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। वो डर जाती है कि अब वो सवालों के जवाब कैसे देगी। किमिन उसे बारी बारी से लेफ्ट राइट हाथ और पैर उठाने को बोलता रहता है। उसका स्पीड इतना ज़्यादा होता है कि जिया कंफ्यूज हुई हो जाती है, तो वो उसे माइनस पॉइंट्स देता है। फिर वो उसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स प्रॉब्लम देता है। उसका आंसर ही बॉक्स के लॉक का पासवर्ड होता है, जिसे उसे खोलना होगा सिर्फ 30 सेकेंड्स में। जिया सोचती है, मेरा IQ तो सिर्फ 94 है और मैथ्स पढ़े तो बहुत टाइम हो गया है। फिर वो बॉक्स को देख आगे बढ़ती है और जोर से उस पे हाथ दे मारती है। बॉक्स तोड़कर वो उसमें से अंडा बाहर निकालती है। किमिन हैरान रह जाता है कि इसने सिर्फ 13 सेकेंड्स में ये कैसे कर लिया। एक रोबोट साइंटिस्ट के जैसे कैसे सोच सकता है? ये सुन के जिया तो खुशी हो जाती है। फिर वो उसे अंडा छीलने को कहता है। जिया वो भी फटाक से कर देती है। किमिन तो खुशी के मारे फूले नहीं समाता कि रोबोट ने सर पर अंडा मार के छीला। रोबोट इतना क्रिएटिव और स्मार्ट भी हो सकता है।
फिर वो विदेशी भाषा में कुछ पूछता है तो वो कहती है उसमें अभी एरर है। फिर वो इंटरनेट सर्चिंग स्किल चेक करता है। वो उसी ने लाए हुए खिलौने का सीरियल नंबर पूछता है। वो नंबर के साथ साथ बाकी इंफॉर्मेशन भी बता देती है क्योंकि वो खिलौना तो वो ही लेके आई थी। तभी किम मिन को कुछ अजीब लगता है कि आज 3 में कुछ तो चेंज है। वो कहता है कहीं तुम्हारी बैटरी ओवरहीटिंग की वजह से फूल तो नहीं गई, मुझे चेक करने दो। वो उसकी तरफ आगे बढ़ता है और जिया मना करते हुए पीछे सरकती है। उसके और पास आने पर जिया उस पर चिल्लाती है, तुम गटर के कीड़े सुअर की औलाद, तुम्हारा दिमाग क्या घास चरने गया है? कहो तो मैं वापस ला देती हूँ। तभी लैब में लाइट वापस आ जाती है, पर ये सब सुन के उनके दिमाग का फ्यूज उड़ जाता है। पर वो सिचुएशन संभाल लेते हैं और कहते हैं ज़्यादा टाइम चलने के लिए बड़ी बैटरी लगाई है, वो गर्म हो जाती है तो उसे छूना मत। किमिन कॉल पे अपने मैनेजर यानी कि जिया के भाई से बात करता है कि मेरे कार के डैश कैमरा की फुटेज निकालो और उस लड़की पे मेरा नेकलेस चुराने का केस लगाओ। जिया ये सब सुन लेती है। किमिन उसके मॉरल्स चेक करने के लिए पूछता है, एक इंसान ने मुझे डैमेज हुआ प्रोडक्ट दिया और नेकलेस भी चुराया, क्या उसे जेल भेजना चाहिए या फिर नेकलेस लेकर माफ कर देना चाहिए? आजी 3 जेल भेजने का कमांड देती है, पर जिया कहती है हो सकता है कोई गलतफहमी हुई हो, किसी बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए। अब किमिन को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। तभी गोलियां खाते वक्त उसका गला चौक हो जाता है, वो नीचे गिर जाता है। तभी जिया भाग कर जाती है और उसकी पीठ पर मारती है जिससे उसकी गोली बाहर आ जाती है। वो हैरान रह जाता है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। जिया उसका हाथ पकड़ लेती है पर उसे एलर्जी नहीं होती। अब साइंटिस्ट उसकी सारी रिकॉर्डिंग्स देखते हैं कि उसने बॉक्स कैसे तोड़ा। ये देखकर बेग्युन उसे बहुत सुनाता है तो वो गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। बेग्युन को याद आता है कि वो पहले भी ऐसी ही थी, अचानक से ब्रेकअप बोल के चली गई। यहाँ किम मिन अपने पुराने दोस्त जर्मन को कॉल करता है और उसे सेंटा मारिया की डील कैंसिल करने को बोलता है। जिया अपनी भाभी के साथ डिनर कर रही थी, तभी वो जिया को एक नेकलेस देती है जो कि उसके पॉकेट में था। जिया उसे देख चौंक जाती है। फिर वो उस नेकलेस का वीडियो बनाकर किम को भेजती है। किम के कॉल करने पर वो उसे माफी मांगने को कहती है पर वो मना कर देता है। जिया पर चोरी का और झूठ बोलने का इल्जाम लगाता है। उसे लगता है कि वो पैसे मांगेगी, पर जिया कहती है तुम मेरा यकीन क्यों नहीं करते? पहले मैं भूल गई थी कि ये नेकलेस मेरे पास है, अब मिल गया तो तुम्हें लौटाना चाहती हूँ। 1 मिनट में एड्रेस भेजो वरना मैं इसे फेंक दूंगी। और कॉल कट करती है। जिया के वो कपल लैंप्स बन चुके थे तो वो बहुत खुश होती है, कहती है बस अब केएम फाइनेंशियल मुझे सिलेक्ट कर ले। यहाँ किम को याद आता है कि कैसे आजित्री ने उसकी जान बचाई। वो सोचता है वैसे ये रोबोट है बड़ी काम की चीज। वो आजित्री को अपने घर में काम करते हुए इमेजिन करने लगता है। किम बेग्युन को कॉल करता है और कहता है कि मुझे आजित्री रोबोट बहुत पसंद आया, इसीलिए मैं उसकी ट्रायल बढ़ाकर 1 महीने की कर रहा हूँ, तो आजित्री को कल ही मेरे पास भेज दो। बेग्युन इधर उधर के बहाने बना के मना करता है क्योंकि रिपेयरिंग के पार्ट्स गलत एड्रेस की वजह से अफ्रीका चले गए तो उन्हें आने में और समय लगेगा। किम उसके मैनेजर को बताता है कि पहले चेयरमैन ने एक सीक्रेट डील करके सेंटा मैरिया टीम बनाई थी जो रोबोट्स पर रिसर्च करती है, पर उनके जाने के बाद उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब तुम्हें पता लगाना है कि अब के चेयरमैन और उसके आदमियों को इस बारे में पता है भी या नहीं। उसके बाद वो मैनेजर को सेंटा मैरिया टीम के पास भेजता है और उसके मैंशन में शिफ्ट होने का सुझाव देता है। अगर मना किया तो वो पैसे इन्वेस्ट नहीं करेगा और टीम को भेज देगा। जिया अपने कपल लैंप्स के साथ बैठकर सपनों में खोई होती है। तभी उसे पता चलता है कि कंपटीशन का रिजल्ट आगे बढ़ा दिया गया है, कोई फिक्स डेट भी नहीं दी गई। वो कहती है तभी मैं सोचूं कि मेरी लाइफ में सब कुछ इतनी आसानी से कैसे हो रहा है। फिर उसे आइडिया आता है कि क्यों ना कंपनी के बॉस को लेटर भेजा जाए। वो लेटर भेजने के लिए उसके घर के बाहर जाती है, लेकिन तभी किम को देखकर वो मुंह छुपा लेती है। तब उसे पता चलता है कि कंपनी का मालिक किम है। वो सोचती है ये सब कितना कॉम्प्लिकेटेड है, वो मुझे चोर समझता है पर रोबोट बनकर मैंने ही उसकी जान भी बचाई। तभी उसका भाई जिया से पूछता है कि 10 मिलियन वॉन उसने कैसे चुकाए। वो कहती है मैंने पार्ट टाइम काम किया, पर उसके भाई को उस पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है उसने वापस लोन लिया है। वो उसका कमरा तलाशने लगता है।
कपल लैंप्स दिखने पर वो उसे तोड़ देता है। वो कहता है, तुम अगर मुझे सच नहीं बताओगी तो यहाँ नहीं रह सकती। तो वो घर छोड़कर चली जाती है। उसे उसके पापा की बहुत याद आती है कि कैसे वो उस पर बहुत यकीन करते थे। जिया को एक साइंटिस्ट का मैसेज आता है कि हम तुम्हारी साइड में है, वापस आ जाओ, कुछ दिन और हमारे लिए काम कर लो। जिया के पास वैसे भी रहने के लिए घर नहीं होता, तो वो उनके साथ रहकर काम करने के लिए तैयार हो जाती है। वो कहती है, मुझे पैसे नहीं चाहिए क्योंकि मुझे लगता है मैंने पहले ही काफी पैसे ले लिए हैं। अब वो सब किम के घर के लिए निकलते हैं। उनके जाने के बाद वहाँ कुछ लोग आते हैं, पर उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। असल में उन्हें चेयरमैन के डैड ने भेजा होता है। सेंटा मरिया टीम किम के घर पर पहुंचती है। उन्हें लगता है वो बड़े से मेंशन में रहेंगे, पर उन्हें दूसरे छोटे से घर में रहने के लिए बोला जाता है। गार्डनर उन्हें वहां रहने के रूल्स बताता है, पर जिया वही बैग में बंद होती है। रूल्स के हिसाब से कोई बाहर नहीं घूम सकता, किम के सामने गलती से भी नहीं जाना है, कार के साथ सामने का गेट यूज करना है, वरना पीछे वाले गेट से जाना होगा। उसके जाते ही जिया को बैग से बाहर निकालते हैं। उसे भूख लगी होती है तो सब खाना खाने बैठते हैं। सब जिया के साथ काफी घुल मिल गए थे। वो अपना निकनेम भी उसको बताते हैं। किम बेग्युन को मिलने बुलाता है, तो वो किम को समझाता है कि आजिथ्री इमोशंस को पढ़ सकती है, तो बहुत सारे लोगों के एक्सप्रेशन पढ़ने से उसमें एरर आया है। इससे अच्छा है वो एक ही इंसान को अच्छे से पढ़े। और तो और तुम उसे जो भी सिखाओगे उस आजिथ्री के वर्जन के लिए तुम पासवर्ड भी सेट कर सकते हो, मतलब आजिथ्री के अंदर तुम्हारे लिए एक जगह फिक्स हो जाएगी। ये बात किम को बहुत पसंद आती है। वो मानता है कि आजिथ्री इंसानों से बेहतर है। अब जिया रोबोट बन के उसके सामने आती है, तो किम उसे पासवर्ड सेट करने को कहता है। पासवर्ड होता है सैंडविच, पर ये नाम बेग्युन ने बैन किया होता है क्योंकि उनका ब्रेकअप हुआ तो वो सैंडविच खा रहा था। अब उसे चिढ़ाने के लिए जिया इस पासवर्ड को सेट कर देती है। किम कहता है, तुमने मेरी जान बचाई और तुम काफी फनी हो, तो मैं तुम्हें इसका इनाम दूंगा। मैं तुम्हारे अंदर मेरी एक प्राइवेट रूम बनाने वाला हूँ, तो किसी और को वहाँ एंट्री मत देना। आज से मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। अब से तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे फॉलो करोगी और किसी को नहीं। किमिन कहता है, मैं तुम्हारे अंदर एक प्राइवेट रूम बनाने वाला हूँ, तो वहाँ किसी और को एंट्री मत देना। आज से तुम्हारा सारा फोकस सिर्फ मुझ पर होना चाहिए। मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। तुम्हें सारी चीजें अपनी मेमोरी में फिट करनी है। सबसे पहली बात, हायरार्की। इस घर में मेरी सारी पसंदीदा चीजों की एक हायरार्की है, उनकी अपनी एक जगह है। जो रोबोट स्टॉप पे है उन्हें मैं प्रिटी कहता हूँ, जैसे कि प्रिटी 1, प्रिटी 2 और प्रिटी 3। जिया कहती है, इसका मतलब मैं इन वैक्यूम क्लीनर के लेवल पर हूँ। वो कहता है, नहीं, उनसे भी नीचे। तुम्हें पॉइंट्स कमा के प्रिटी लेवल पर आना होगा, तभी मैं तुम्हारा भी बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा। रोबोट्स का खरीदारी का दिन ही उनका बर्थडे है। जिया सोचती है, ये क्या साइको आदमी है। यहाँ सेंटा मेरिया टीम में सबका पेट खराब हो जाता है। उन्होंने खाने में जो करी खाई थी ये उसी का नतीजा था, पर जिया ने तो सबसे ज्यादा खाई थी। किमिन जिया को बता रहा होता है कि कार्ड कैसल को गलती से भी मत छूना। तभी जिया के पेट में दर्द होने लगता है, उसकी हालत खराब होने लगती है। वो सोचती है, कैसे भी करके मुझे बाथरूम तक पहुंचना होगा। किम अपने पेरेंट्स की फोटो दिखाता है जिसमें उसकी माँ ने वही नेकलेस पहना होता है। वो उसे ये याद रखने को बोलता है कि तुम्हारे मास्टर को उन लोगों से सख्त नफरत है जो धोखा देते हैं, पर तुम एक रोबोट हो तो तुम धोखा नहीं दोगी। फिर वो उसे बचपन की फोटो दिखाकर कहता है, ये मेरा पहला प्यार है। तभी जिया गैस छोड़ देती है। किम कहता है, ये आवाज कैसी थी। जिया कहती है, मास्टर अपने गैस छोड़ी। वो मना करता है तो वो कहती है, तो क्या मैंने छोड़ी। वो कहता है, तुम कैसे गैस छोड़ सकती हो, तुम तो एक रोबोट हो। जिया कहती है, इसीलिए ये आप ही ने किया है, बदबू काफी अजीब है, तो प्लीज कपड़े बदल लीजिए। किम के जाते ही जिया बाथरूम में भागती है, पर किम वापस आकर उसे ढूंढता है। तभी बाथरूम से फ्लश की आवाज आती है। बदबू भगाने के लिए जिया परफ्यूम मारकर साफ कर रही होती है। वो कहती है, मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। उसके हाथ में परफ्यूम देखकर वो कहता है, इतना महंगा परफ्यूम तुम यहाँ इस्तेमाल कर रही हो। उसे उसके चेहरे पर पसीना दिखता है तो उसे शक होता है। तभी किम का पैर फिसलता है तो उसे पकड़ने के बजाय वो परफ्यूम को पकड़ती है और किम के ऊपर ही गिर जाती है। तो उसने पहनी हुई मेटल बॉडी से उसे काफी दर्द होता है। अब किम उसे कहता है, तुमने अपने मास्टर को बचाने के बजाय परफ्यूम को बचाया। तुम रोबोट हो और मैं एक इंसान, तुम्हारी बॉडी से मुझे चोट पहुंच सकती है। उसे समझाने के लिए वो उसे टीवी में एक कुत्ता मालिक की जान बचाते हुए दिखाता है और कहता है, तुम वो कुत्ता हो, तुम्हें अपनी मास्टर की जान बचानी होगी चाहे कुछ भी हो। वो कहती है,
उस इंसान ने भी तो पहले कुत्ते से प्यार किया था। वो कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि वो एक इंसान है? तो जिया कहती है, उसे देखकर ही समझ में आ गया। तो किम भाग कर जाता है और हेल्प के लिए चिल्लाता है। जिया घबरा के उसकी तरफ दौड़ती है, पर फिर उसकी नौटंकी देखकर सदमे में ही चली जाती है। उसने कैट का फेस लगा रखा था। वो उठकर कहता है, तुमने अपने मास्टर को नहीं पहचाना? तो जिया नाटक करती है, ओह मास्टर आप हो। कैट का फेस लगाने पर वो वापस उसे कैट कहती है। फिर वो कैट मास्टर मास्टर कैट करती रहती है। तो किम को हंसी आ जाती है। वो कहता है, पहली बार मैं किसी रोबोट को मुझे हंसाने के लिए पॉइंट्स दे रहा हूँ। फिर कहता है, तुम बस मुझे पहचान लेना, चाहे मैं कैसा भी दिखूं। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगा। अगर कभी मैं अजीब सा दिखूं तो तुम उस कमरे में जाकर ड्रॉअर में से इंजेक्शन निकालकर मुझे लगाना। अगर तुमने ये इमरजेंसी प्रोसीजर फॉलो किया तो मैं तुम्हें 500 पॉइंट्स दूंगा और तुम प्रीटी लेवल का पार्ट बन जाओगी। जिया सोचती है, ये पता नहीं क्या बातें कर रहा है। अब किम अपना फ्रिज खोलता है जिसमें काफी चीजें होती है, जिसे देख सब कहते हैं ये तो जन्नत है। पर किम कहता है खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो सबका खून खोलता है। वो एक एक करके खाना डस्टबिन में फेंकने लगता है, जिससे उन्हें और गुस्सा आने लगता है। फिर किम अपने लिए खाना बनाता है। खाने को देख जिया के मुंह में पानी आने लगता है। वो उसकी तारीफ भी करती है तो वो काफी खुश हो जाता है। उसे खाना खाते देखना जिया के लिए एक टॉर्चर होता है। फिर जिया को आइडिया आता है। वो कहती है, मैं आपके लिए अच्छा माहौल बनाती हूँ। तो वो गाना और टीवी पे सीनरी लगाती है। पर फिर आजित्री को ऑर्डर देती है कि टीवी पर केएम फाइनेंशियल की एड चला दो। किम पूछता है कि ये क्या है? तो वो स्टार्टअप सपोर्ट सिस्टम के बारे में बताती है और कहती है, जीतने वाले को 100 मिलियन वॉन मिलेंगे। सच में आप बेस्ट हो मास्टर। लोगों के लिए कितना कर रहे हो? वो कहता है, किसी को पैसे नहीं मिलने वाले, उनको इतने पैसे क्यों दूं? वो पूछती है, तो आप कैसे इंसान हो? क्योंकि आपको अच्छे से जानने के लिए मुझे इनपुट करना होगा। किम कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें मेरे बारे में बताता हूँ, इनपुट कर लो। सबसे पहले तो मैं काफी अमीर इंसान हूँ, इतना कि इसका शो ऑफ करने पर भी मुझे गलत नहीं लगता। और मैं केएम फाइनेंशियल का बॉस हूँ। वो पूछती है, क्या सच में आप ऐसे इंसान हो? किम इस सवाल से थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, तो वो उसे काम करने के लिए भगा देता है। तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम कैसे इंसान हो और मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। तुमने मेरे पैसे नहीं दिए, रोबोट्स के बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले साइको हो तुम। अब गुस्से में वो वैक्यूम क्लीनर कार्ड कैसल को लग जाता है और वो पत्तों का महल गिर जाता है। किम की तो दिल की धड़कन ही रुक जाती है। वो चिल्लाता है। तभी बेग्युन के कहने पर जिया कहती है, मेरी बैटरी खत्म होने वाली है तो मैं स्लीप मोड पर जा रही हूँ। अब किम बेग्युन के सामने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है, पर वो भी उसकी हाँ में हाँ भरता है क्योंकि वो भी जिया से फ्रस्ट्रेट था। वो कहता है, मेरी आजित्री कितनी स्वीट थी, सारे ऑर्डर्स मानती थी। किम कहता है, तो क्या प्रॉब्लम मुझ में है? वो कहता है, प्रॉब्लम तुम में नहीं है, वो अभी अनप्रेडिक्टेबल हो गई है। तभी बेग्युन जिया और उसकी टीम को चोरी छुपे किम के घर में घुसते देखता है, तो वो किम की सारी बातें सुनता रहता है ताकि उसका ध्यान उधर ना जाए। अब किम के घर के डस्टबिन से चुराए खाने को सारी टीम मजे से खा रही होती है। जिया कहती है, आजित्री के पिंक ड्रेस का आइडिया किसका था? ऐसी ड्रेस कहाँ मिलती है भला? तो बेग्युन को याद आता है, जब उसने जिया को पहली बार देखा था वो बिल्कुल ऐसे ही ड्रेस में थी और वो काफी खूबसूरत लग रही थी। दूसरे दिन सुबह उठते ही वो ये सोचकर खुश होता है कि वो आजित्री में अपने इमोशंस इनपुट करेगा। वो रिमोट कंट्रोल सिस्टम से आजित्री को हाय बोलता है और घर आने को कहता है। वो उससे वेदर के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि आज सनी डे होगा। अब वो विंडो की तरफ देखकर उससे पूछता है कि वहाँ क्या था? वो कहती है, कार्ड कैसल। किम पूछता है, वो कहाँ गया? तो वो कहती है, तुमने साफ कर दिया। किम कहता है, एक पागल कुत्ते ने कचरा फैलाया था तो साफ करना पड़ा। वो पूछती है, क्या मैं नया कैसल बना दूं? पर उसे नहीं पता होता कि उसे बनाने में 15 साल लग गए थे। वो कहता है, ये मैंने तब शुरू किया था जब मैं छोटा था। तुमने जब उसे गिराया तब मुझे बहुत गुस्सा आया, पर अब खिड़की से आ रही सूरज की रोशनी मुझे और भी अच्छी लग रही है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे अभी के इमोशंस को इनपुट करो। तुमने मेरी जिंदगी में ये रोशनी लाई है। तुम्हारा मास्टर आज बहुत खुश है। फिर वो उसे कहता है, सफाई करते वक्त ध्यान दिया करो, कितनी महंगी चीजें हैं यहाँ। अरे पर सबसे महंगी तो तुम ही हो। अब किम का पुराना दोस्त कंपनी का चेयरमैन उसे मिलने आता है। वो पूछता है, तुमने डील क्यों कैंसिल की?
पर वो उसे असली वजह नहीं बताता और उनमें बहस हो जाती है, तो वो वहां से चला जाता है। अब किम जिया को चेयरमैन दोस्त की फोटो दिखाकर उनके बारे में पूछता है। वो उन्हें जेंटलमैन कहती है, तो किम गुस्सा होकर उसे कहता है, ये जेंटलमैन नहीं है, अभी के अभी इनपुट करो कि ये तुम्हारे मास्टर के सबसे बड़े दुश्मन है। अगर ये कहीं दिखे तो तुम्हें छुपना होगा, क्योंकि शायद उन्हें पता है कि तुम एक रोबोट हो और वो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। फिर वो जिया को कॉफी बनाने को बोलता है, पर उसे नहीं पता होता कि गेस्ट उसी का भाई है। वो अपने भाई को वहां देख चौंक जाती है। वो सोचती है, ये लॉयर है, इसे तो कोर्ट में होना चाहिए, ये इस पागल के साथ यहाँ क्या कर रहा है। किम उसे कॉफी देने को कहता है, तो वो अपनी शक्ल छुपाने के लिए बालों से चेहरा ढकती है। इससे उसका भाई डर जाता है। किम उससे किसी काम के बारे में पूछता है, पर काम बाकी था, तो मैनेजर उसे माफी मांगता है। अपने भाई को इस तरह सर झुका के माफी मांगता देख जिया को बहुत बुरा लगता है, तो उसे किम पर और भी गुस्सा आता है। अब जिया पूछती है कि मैनेजर का इनपुट कैसे करना है, दोस्त या दुश्मन। वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि वो कैसा इंसान है। जिया उसे हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट और डिटरमाइंड कहती है। किम कहता है, जासूस ने भी यही कहा था, पर मेरे साथ वो कैसे रहेगा ये तो कोई नहीं बता सकता। अब किम कहता है, जल्दी से कपड़े बदलो, हमें बाहर जाना है। वो उसे उस रास्ते से ले जाती है जहाँ स्टार्टअप कंपटीशन के लिए प्रोटेस्ट चल रहा था, पर किम उसे बताता है कि इस पर काम करने वाली टीम ने पैसों में हेराफेरी की है। किम जिस आदमी से मिलता है, आजिथ्री ने उसे शूट नाम से सेव किया होता है, तो जिया को समझ आता है कि ये उसी लड़की के पापा है जिसे किम पसंद करता है। वो किम को अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए ऑफर भी देता है, पर किम मना करता है। उसे पता चलता है कि रिया कल कोरिया आने वाली है। अब जब वो लौट रहे होते हैं तो जिया को पता चलता है कि किम के माता पिता एक्सीडेंट में गुजर गए जब वो छोटा था। अब उसका मूड अपलिफ्ट करने के लिए जिया फ्रेंड मोड का नाटक करती है। उसकी बातों से किम के फेस पर स्माइल आ जाती है। वो कहता है, मैं तुम्हारे लिए स्माइल करूंगा ताकि लोगों को मैं कॉन्फिडेंट लगूं। वो पूछती है, ऐसा क्यों। किम कहता है, ताकि लोग मेरे साथ बुरा बर्ताव ना करें। वो कहती है, ये कौन लोग हैं, उन्हें मेरे सामने लाओ, उनकी बैंड बजा दूंगी। अब किम के पुराने दोस्त चेयरमैन को भी आजी3 प्रोजेक्ट के बारे में पता चलता है। वो कहता है, डैड ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, शायद किम इसे हमारे खिलाफ यूज कर सकता है। या सेंटा मरिया टीम किम के घर के बाहर जो एक्सरे मशीन है उसे रिपेयर कर देते हैं। फिर वो गार्डनर से पूछते भी है कि एक्सरे मशीन का भला यहाँ क्या काम है, तो वो बताता है कि ये मिस्टर किम के सेफ्टी के लिए है। लोग क्या क्या बेचते हैं पूछो ही मत, कभी सड़ा हुआ खाना, कभी कांच के टुकड़े, कभी कुल्हाड़ी, तो कभी डरावनी गुड़िया। अब रात में किम को नींद नहीं आ रही होती, उसका दिल बेचैन होता है क्योंकि उसका पहला प्यार रिया कल ही कोरिया आने वाली होती है। उसके पास उसके लिखे सारे लेटर्स होते हैं। वो सीधे किम से मिलने उसके घर आती है। किम उसे देख आजित्री को कहता है, तुम बाहर नहीं आओगी रिया, मेरा पहला प्यार आज मुझसे मिलने आया है। रिया कहती है, ये घर बिल्कुल वैसा ही है जैसे 15 साल पहले था। जिया उसे देखकर सोचती है, वाह क्या बढ़िया करियर है इस लड़की का। वो कहती है, तुम्हारे कंपनी में सोशल कंट्रीब्यूशन टीम की हेड अब मैं हूँ। मेरे पापा चाहते हैं कि मैं तुमसे शादी करूँ, उनकी वजह पैसा है और मेरा मानना है इसमें कोई बुराई नहीं है। और उसके हाथ लगाते ही किम डर जाता है कि एलर्जी ना शुरू हो जाए। वो कहती है, पैसा होना बुरी बात थोड़ी है और तुम्हें मैं जानती भी हूँ, चलो एक डील करते हैं। तुम मुझे पैसा और इज्जत दो, मैं तुम्हें अपने पापा की तरफ से बोर्ड मीटिंग में वोट दूंगी। चाहे ये डील हो, फिर भी हम डेट्स पर तो जा ही सकते हैं। ये बोलकर वो किम का हाथ पकड़ लेती है तो उसकी एलर्जी शुरू हो जाती है। जिया देखती है कि किम की हालत खराब हो रही है। वो उस कमरे में इंजेक्शन लेने भागता है, पर हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो इंजेक्शन नहीं ले पाता। उसकी एलर्जी देखकर जिया घबरा जाती है। तभी उसे याद आता है कि किम ने उसे कहा था, अगर कभी मेरी हालत इतनी खराब हो कि मैं पहचान में ना आऊं, तो उस रूम में जाकर ड्रॉवर से इंजेक्शन निकालना और उसे मुझे लगा देना। वो डर के मारे आगे बढ़ती है, इंजेक्शन उठाती है और खुद को संभालते हुए उसे इंजेक्शन लगाती है। हमें किम मिन के बचपन की यादें दिखाई जाती है। वो अपने मॉम डैड के साथ पत्तों का घर बना रहा होता है, पर उससे न बनने पर उसके पापा उसे कुछ ट्रिक्स दिखाकर मोटिवेट करते हैं। उसका प्रेजेंट का दुश्मन चेयरमैन तब उसका अच्छा दोस्त था। उसके बर्थडे पे रिया उसे एक प्यारा सा गिफ्ट देती है,
पर उसका दोस्त गिफ्ट लेकर भागने लगता है। किम भी उसके पीछे भागता है। उस वक्त सभी लोग बहुत खुश होते हैं। फिर किम अपने परिवार के साथ कार से कहीं जा रहा था, तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसके मॉम डैड की मौत हो जाती है, पर किम बच जाता है। मिस्टर होंग उसे स्ट्रांग रहने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं, आज से तुम मेरे बेटे हो, चेयुल और मैं अब तुम्हारी ही फैमिली है। तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारा वेट कर रहे हैं, उन्हें आखिरी विदाई देने चलो। वो अपने मॉम डैड को आखिरी विदाई देने जाता है। मिस्टर होंग उसे एक डॉक्यूमेंट पर साइन करने को कहता है, जो उसके पेरेंट्स के फ्यूनरल के लिए जरूरी होता है। पर उससे पहले किम वॉशरूम जाता है। वहाँ उसे उसके पॉकेट में एक लेटर मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि कोई भी पेपर साइन मत करना। अब किम मिस्टर होंग को किसी से बात करते सुन लेता है कि आज ही किम से पेपर साइन करवा लो, फिर कंपनी का सीईओ मैं बन जाऊंगा। किम बाहर बैठा होता है, तभी चेयुल उसके पास आता है। वो कहता है, अब से तुम हमारे घर आके रहो, हम भाई भाई साथ रहेंगे, और पापा ने कहा है कि उसके लिए तुम्हें ये पेपर साइन करने होंगे। वो देखता है कि एडॉप्शन के पेपर्स के पीछे कंपनी के राइट्स के पेपर होते हैं। वो साइन करने की जगह कुछ और ही लिख देता है, लेकिन चेउल के उसे टच करते ही उसे डरावने हाथ दिखाई देते हैं और उसे एलर्जी होने लगती है, तो वो वहाँ से भाग जाता है। वो अपने घर आ जाता है, पर वहाँ वो बहुत अकेला महसूस करता है, क्योंकि वहाँ उसका दुख बांटने के लिए कोई नहीं होता। दूसरे ही दिन वो एलर्जी के रैशेस से भरी अपनी शक्ल देखकर डर के मारे चिल्लाता है, और इन डरावनी यादों को याद करके किमिन को अब होश आ जाता है। जिया पूछती है, मास्टर क्या आप ठीक हो? तब किमिन को ये एहसास होता है कि जिया ने उसे इंजेक्शन दिया और उसकी जान बचा ली। वो कहता है, तुमने मुझे ऐसी हालत में भी पहचान लिया, क्या तुम्हें मैं मॉन्स्टर के जैसा नहीं लगा? जिया कहती है, आप कैसे भी दिखे, आप मेरे मास्टर है। वो कहता है, मैं भी एग्जैक्टली वही सोच रहा हूँ, तुम उस वफादार कुत्ते से भी बेहतर हो, तुम्हें इस चीज पर गर्व होना चाहिए। वो उसके गालों पर हाथ रखकर कहता है, तुम कितनी प्यारी हो, मैं तुम्हारी लेवल बढ़ा के तुम्हें प्रीटी ग्रुप में डाल रहा हूँ। जिया कहती है, इस बात से पलट मत जाना, पर उसे एक नहीं बल्कि 2 इंजेक्शन लगाए गए हैं। ये देखकर वो पलटने की बात करता है, तो जिया पूछती है, तुम्हें किस चीज से एलर्जी है? किम के ना बताने पर वो कहती है, फ्रेंड्स के बीच में सीक्रेट्स नहीं होते, पर किम उसे भगा देता है। अब जाते वक्त जिया पूछती है, क्या आपके पैर की उंगलियां ठीक है मास्टर? तो किम अपने पैर की ओर देखता है कि तीसरा इंजेक्शन वहां भी लगाया हुआ है, तो वो उस पर चिल्लाने लगता है। तो जिया वहां से पतली गली से निकल जाती है। अब जिया को वो टॉय बॉक्स दिखता है जो वो लेकर आई थी, उस पर उसे आइसक्रीम का दाग भी दिखता है, तो उसे पता चलता है कि किम सच बोल रहा था। उसे किम की बातें याद आती है, उसने कहा था कि मुझे कभी भी धोखा मत देना, और उसकी यादें जहाँ लोगों ने उसके पीठ पीछे धोखा दिया। जिया सोचती है, शायद किम को बहुत बड़ा धोखा मिला है, उसकी एलर्जी भी डेंजरस लगती है, सब कुछ होके भी उसकी जिंदगी आसान नहीं है। यहाँ बेग्यन उनकी पहले की फुटेज देखता है, तो उसे लगता है कि कहीं किम ठरकी इंसान तो नहीं है, तो वो जिया को उसके साथ बाहर जाने को मना करता है, उसके बेडरूम में भी जाने के लिए मना करता है और उसे दूर रहने को कहता है। पर अब जिया उसकी साइड लेती है कि वो एक नॉर्मल इंसान है और वो झूठ भी नहीं बोलता। बेग्युन ये सुनकर चौंक जाता है और थोड़ा पॉजिटिव भी होता है, उसे इंजेक्शन देने पर भी डांटता है। जिया कहती है, तुम्हें तो मेरी तारीफ करनी चाहिए, मैंने उसकी जान बचाई है। फिर वो बेग्युन को बताती है कि बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरा भाई किम का मैनेजर है, अगर उसने मुझे ये काम करते पकड़ लिया तो मुझे डर है कहीं उसे अटैक ना आ जाए। बेग्युन कहता है, हम सीसीटीवी हैक कर लेंगे, तो वो जब भी यहाँ आएगा हमें पहले ही पता लग जाएगा। अब जिया को अपना मेटल का कॉर्ड सेट उतारना होता है, पर वो दूसरी लड़की वहाँ नहीं होती और वो कॉर्ड सेट जिया खुद नहीं उतार सकती, तो बेग्युन उसकी हेल्प कर देता है। फिर जिया अपनी सहेली से मिलने जाती है। उसकी दोस्त कहती है, पहले तो तुम उसे पागल, साइको और पता नहीं क्या क्या कहती थी, आज तुम्हें क्या हो गया है, कहीं तुम दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा? जिया कहती है, चांस ही नहीं, कल ही वो अपने पहले प्यार से मिला और मुझे तो वो रोबोट समझता है। दोस्त पूछती है, और तुम्हारा एक्स बीएफ बेग्युन, वो तुम्हें रोज देखकर कैसा है? जिया कहती है, उसने साफ कर दिया है कि वो अब मुझसे प्यार नहीं करता। किमिन डॉक्टर से कॉल पर कहता है, इस बार इतने ज्यादा सिम्टम्स होने के बावजूद मैं बहुत जल्दी ठीक हो गया। तभी उसे एक पार्सल दिखता है जिसमें जिया ने नेकलेस भेजा होता है। वो कॉल करके जिया से पूछता है, तुमने वीडियो में एक हथौड़ा भी दिखाया था, तो सच बताना तुमने नेकलेस तोड़ा या नहीं, तो मैं खुद को संभाल पाऊं। जिया के बार बार कहने पर भी वो यकीन ही नहीं करता, बात की गारंटी मांगता है और कॉल कट कर देता है।
जिससे जिया उस पे फिर से चिढ़ जाती है। अब चेयुल जिया के भाई को आजी3 का वीडियो दिखाकर पूछता है कि क्या वो इस प्रोजेक्ट के बारे में जानता है। वो अपनी बहन का चेहरा देखकर हैरान होता है पर डर के मारे कुछ नहीं कहता। यहाँ किम मिन को रिया की बातें याद आती है कि उसे उनकी शादी से कोई एतराज नहीं है। वो डेटिंग और किस करने की भी बात करती है। टीवी पर भी किसिंग का सीन आता है तो वो परेशान होकर टीवी बंद कर देता है क्योंकि एलर्जी की वजह से वो किसी को किस नहीं कर सकता। वो आजी3 को इमेजिन करता है। उसे लगता है मुझे बात करने के लिए दोस्त की जरूरत है तो वो सेंटा मरिया टीम के पास जाता है। वो बाहर से उनकी हंसने की आवाज सुनता है। वो दरवाजा खोलकर अंदर जाने ही वाला होता है तभी बेग्युन बाहर आता है क्योंकि उन्हें किम मिन के बारे में पता लग गया था। किम कहता है मुझे आजी3 से मिलना है। बेग्युन चार्जिंग का बहाना कर देता है तो वो कहता है थोड़ी देर पहले मैंने उसकी आवाज सुनी। बेग्युन कहता है उसके स्किन सेंसर्स खराब हो गए हैं क्योंकि कोई उसे बहुत छूता है और आजी3 को कब तुम्हारे पास भेजना है ये मैं तय करूंगा। ये सुन के किम गुस्से में वहां से चला जाता है। किम स्विमिंग पूल में अकेला होता है तभी दो साइंटिस्ट वहां ये सोच कर आते हैं कि किम सो चुका होगा। जैसे ही वो पानी में छलांग लगाते हैं वो देखते हैं कि किम पानी के अंदर बैठा उन्हें गुस्से में घूर रहा होता है। उसे ऐसा देख वो डर के मारे वहां से भाग ही जाते हैं। यह जिया के भाई को नींद नहीं आ रही होती तो उसकी बीबी उसके साथ बातें करती है। वो जिया के बारे में पूछती है। वो कहता है वो मेरे कॉल ही नहीं उठाती। उसकी बीबी कहती है जिया को उस रोबोट बनाने वाले को डेट नहीं करना चाहिए था। ये सुनकर उसके भाई को पता चल जाता है कि बेग्युन ही जिया का एक्स है। अब हम देखते हैं कि बेग्युन को उसके और जिया के पुराने दिन याद आते हैं। जिया उसके पास कपल अम्ब्रेला का कंसेप्ट लेकर आई थी जो ट्रांसपेरेंट से कलर्ड में कन्वर्ट किया जा सके ताकि बारिश में ट्रांसपेरेंट यूज करते वक्त अगर किस करने का मन हो तो उसे कन्वर्ट किया जा सके। वो ऐसी अम्ब्रेला बना भी देता है। अब जिया का भाई बेग्युन से मिलने आता है। दूसरी तरफ जिया आजी3 बनकर किम के पास जाती है। वो कहता है मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था, मुझे तुमसे बहुत बातें करनी है। जिया कहती है कल जो लड़की आई थी उससे भी बात कर सकते हो। किम कहता है वो मेरी दोस्त नहीं है। यह सुनकर जिया थोड़ी खुश होती है। फिर वो उसे नेकलेस का बॉक्स खोलने को कहता है। उसे सही सलामत देख वो बहुत खुश होता है। वो बताता है एक मेटर नाइट पे ऊंची पहाड़ी पे मेरे डैड ने ये नेकलेस देखकर मेरी मॉम को प्रपोज किया था। उस नज़ारे की पिक्चर देखकर जिया बहुत खुश होती है तो किम उसे वहां ले जाने का प्रॉमिस करता है पर जिया सोचती है तब मैं नहीं, मेरी जगह आजी3 होगी। वो कहता है अगर मैं किसी से शादी करूंगा तो इस नेकलेस से उसे प्रपोज करूंगा। अब किम जिया को बताता है कि मेरे दोस्त को उसके पहले प्यार ने जस्ट प्रपोज किया। जिया कहती है तुम्हें? वो कहता है अरे मुझे नहीं, मेरे दोस्त को, पर मेरे दोस्त को एक छोटी सी बीमारी है। वो कहती है तुम्हें? वो चिढ़कर कहता है मैं नहीं, मेरे दोस्त को ऐसी अजीब बीमारी है कि छोटी सी गलती से भी मौत हो सकती है। प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की शादी करना चाहती है पर वो दोस्त उसे किस नहीं कर सकता, ना ही हाथ पकड़ सकता है। तो क्या ऐसी शादी हो सकती है? उसकी सारी बातें सुन के जिया उसे कहती है जाके उस लड़की का हाथ पकड़कर। तभी किम उसे कहता है बताया ना मैंने, वो उसका हाथ नहीं पकड़ सकता क्योंकि उसे एलर्जी है। वो पूछती है कैसी एलर्जी? तो वो कहता है इंसानों से फिजिकल कांटेक्ट की। एकदम से सन्नाटा छा जाता है। जिया कहती है ऐसी कोई बीमारी है ही नहीं। किम उसे ऑपरेशन मोड में जाने को बोलकर बात टाल देता है। यहाँ जिया का भाई बेग्युन को वार्निंग देता है कि टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद रोबोट का फेस चेंज कर दो वरना मैं तुम पर केस कर दूंगा। अब किम को खाना खाते हुए दिखा जाता है। जिया उसकी कुकिंग से इम्प्रेस होती है। तब उसे पता चलता है कि वो कभी भी बाहर रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाता। वो दूसरे का बनाया हुआ खाना ही नहीं खा सकता। ये सब 15 साल पहले शुरू हुआ। पहले वो कपकेक्स और इंस्टेंट नूडल्स खाता था, फिर प्रैक्टिस करते करते खाना बनाना सीख गया। वो कहता है मेरे पापा से जो मुझे सीखना चाहिए था वो नहीं सीख पाया, जैसे कि शेविंग करना। जिया छोटे किम को इमेजिन करती है। वो कहती है इन सब हालातों के बावजूद तुम बहुत अच्छे इंसान बने। वो कहता है तुमने अभी मेरी हार्ट बीट बढ़ा दी। जिया पूछती है क्या तुम रिया के बारे में सोच रहे हो? वो कहता है काश वो रोबोट होती तो मैं उसे टच कर पाता, उसका हाथ पकड़ पाता और उसके साथ घूम पाता और उसे किस भी कर पाता। और उसके इतने पास आने से जिया की धड़कनें भी तेज हो जाती है। किम कहता है अगर रिया रोबोट होती तो मैं उसे किस कर पाता। वो रिया से मिलने जिया को साथ लेकर जाता है। वो उसके लिए हॉट चॉकलेट बनाता है। रिया पूछती है ये क्यों बनाया?
वो कहता है क्योंकि तुम्हें पसंद है। रिया कहती है ये काफी ज्यादा स्वीट हो जाएगा। और ये कप ऐसा क्यों है? वो कहता है ये तुम्ही ने गिफ्ट दिया था। रिया कहती है तुम काफी पुरानी बातें करते हो, इसीलिए ओल्ड फैशन लगते हो। जिया सोचती है इसने 2 बार इसकी इंसल्ट भी कर दी और इसको पता भी नहीं चला। अब रिया उसे डायरेक्टली पूछती है तुम्हारा जवाब क्या है? तो किम कहता है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, पर उससे उसकी माँ का नेकलेस देता है। पर वो मना करके जाने लगती है। जाने से पहले वो हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाती है। आखिरी हैंडशेक के लिए किम मना नहीं कर पाता। रिया चली जाती है, पर किम की एलर्जी शुरू हो जाती है। वो इंजेक्शन लेने ही वाला होता है, पर उसका जीने का ही मन नहीं होता। वो नेकलेस पानी में फेंकने वाला होता है, तभी जिया उसे रोक लेती है। अचानक बारिश होने लगती है, तो जिया वहाँ कपल अम्ब्रेला लेकर बैठ जाती है और धीरे धीरे किम की एलर्जी कम होने लगती है। वो दोनों काफी देर वहाँ बैठे रहते हैं। बारिश खत्म होने पर वो जिया से कहता है तुम सही थी, वो मेरा दोस्त नहीं बल्कि मैं ही था, वो मेरी ही कहानी थी। जैसे कि तुमने देखा मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया है। वो पूछती है रिजेक्ट करने पर तुमने उसे नेकलेस क्यों दिया? वो कहता है वो मेरी जिंदगी में पहली और आखिरी लड़की थी। जिया कहती है दूसरी भी तो आ सकती है। वो कहता है तुम रोबोट इंसानों की फीलिंग्स नहीं समझ सकते। तभी उसे याद आता है उसने वो इंजेक्शन लिया ही नहीं था, तो वो ठीक कैसे हो गया? फिर वो एक इंसान से टकराता है। उसके पास आने पर वो डर के मारे कहता है मैंने बोला था ना कैफे खाली होना चाहिए। पर उसके टच करने पर भी उसे कोई एलर्जी नहीं होती। तो उस आदमी को उसे टच करने को कहता है, पर वो किम को गलत समझ लेता है, तो उन्हें वहाँ से भागना पड़ता है। वो डॉक्टर को कॉल करता है, पर वो कॉल नहीं उठाता। जिया सोचती है ये ब्रेकअप की वजह से पागल हो गया है। यहाँ बैग्युन भी जिया को लाने के लिए निकल चुका होता है। अब किम एक जगह गाड़ी रोकता है। वो बाहर आकर एक मार्केट को देखता है जहाँ बहुत भीड़ थी। जिया को लगता है किम अपना मन बहलाना चाहता है, तो वो कहती है चलो वहाँ चले मेरे दोस्त। पर किम अंदर से बहुत डरा हुआ था। भीड़ में जैसे ही लोग उससे टकराते हैं वो अपनी वॉच चेक करता है और उसे एलर्जी नहीं होती, तो वो बहुत खुश होता है। वहाँ जिया को एक टॉय पसंद आता है, तो उसे खरीदने के लिए किम पैसे देता है, पर उसके पास छुट्टे नहीं होते, तो टॉय वही रखकर वो आगे जाते हैं। जिया कैप पहनकर कहती है मैं हूँ प्रिटी 4। वो उसे कैप पहनाकर साथ में सेल्फी भी लेती है। अब किम अपने हाथ पर टैटू बनवाता है। उसे बच्चों जैसा हंसता देख जिया खुश होती है। टैटू वाला आदमी उसे किम की जीएफ समझ लेता है। अब बैग्युन उनकी कार के पास पहुंच चुका था। फिर हम देखते हैं कि जिया अकेली बैठी है और किम फोन पर डॉक्टर को बोलता है मैं ठीक हो गया था, पर अचानक से रिएक्शन होने लगी। उसके पास उसकी दवाई भी नहीं होती, पर जिया को देखते ही उसकी एलर्जी अपने आप ठीक होने लगती है। वो डॉक्टर को बताता है कि कोई है, जब मैं उसे देखता हूँ तो एलर्जी ठीक हो जाती है, जब नहीं देखता तो लौट आती है। क्या आपको मेरी बातों पर भरोसा है? अब वो जिया की तरफ बढ़ता है और उसे गले लगाता है। उसकी आंखें नम होती है। वो कहता है मैं दुनिया की सबसे लंबी चलने वाली बैटरी तुम्हारे लिए खरीदूंगा, हमेशा के लिए मेरे साथ रहो, तुम मेरे लिए सबसे कीमती हो। फिर वो जिया को माथे पे किस करता है। तभी बैग्युन वहाँ पहुंचकर ये देख लेता है। उसको इतना गुस्सा आता है कि वो किम को घूंसा मारता है। कहता है तुमने उसे किस करने की हिम्मत भी कैसे की? मैंने आजिथी को तुम्हारे पास इस काम के लिए नहीं भेजा था। वो जिया को ले जाने लगता है, तभी किम उसे रोकता है। किम कहता है मैं इसका मास्टर हूँ, तो बैग्युन कहता है मैं इसका एक्सपर्ट हूँ। उन दोनों को झगड़ते देख जिया बैटरी लो होने का नाटक करती है, तो किम बहुत फ्रस्ट्रेट होता है। अब जिया बैग्युन के साथ कार में होती है। वो कहती है तुम हमें फॉलो क्यों कर रहे थे? हम अभी पकड़े जाते। उसे पता चल जाता कि मैं एक रोबोट नहीं इंसान हूँ। बैग्युन कहता है वो तुम्हें किस कर लेता, तुम मेरी सुनती क्यों नहीं? वो कहती है ठीक है, सॉरी, मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए था। अब जिया सो जाती है, तो बैग्युन उसे देखते ही रहता है कि मैंने ऐसा क्या किया था जो तुमने ब्रेकअप किया। बैग्युन जिया को उसके घर के सामने छोड़ता है। उसके पूछने पर वो कहता है टेस्ट पूरी हो चुकी है तो तुम्हारा जॉब खत्म हुआ। यहाँ किम डॉक्टर को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि सच में वो इतने लोगों के बीच था, फिर भी उसे कुछ भी नहीं हुआ। वीडियो कॉल पर किम को देख डॉक्टर को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। वो कहता है 15 साल इतनी दवाइयाँ टेस्ट करी पर कुछ असर नहीं हुआ, पर ऐसा पहली बार हुआ है। ये उस रोबोट के कारण है। तुमने कहा वो इंसानों के जैसा दिखता है, ये एक चमत्कार है। तुम हर चीज रिकॉर्ड करो, जब से रोबोट घर आया है तब से जो कुछ भी हुआ सब कुछ, तो हमें पता चलेगा उसके कारण तुम कैसे ठीक हुए। अब हम देखते हैं कि जिया अपने भैया भाभी को छुप के देखती है,
पर वो घर नहीं जाती। वो बाहर एक जगह रुकती है। वो सोचती है उसे प्रोजेक्ट के लिए होप्स रखने होंगे। मेरी भेजी हुई पिटीशन को किम मना नहीं कर पाएगा। तभी एक ओल्ड कपल किस कर रहे होते हैं तो जिया को वो पल याद आता है जब किम ने उसे किस किया था। फिर होश में आते ही वो खुद को समझाती है कि मैं ये क्या सोच रही हूँ, मुझे खुद पर काबू रखना होगा। बाद में वो सोचती है उस किस का क्या मतलब था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसके लिए मैं सिर्फ एक रोबोट हूँ। तभी वहाँ एक कपल किस कर रहा होता है तो वो फिर से इरिटेट होती है। यहाँ किम को याद आ रहा होता है कैसे जिया ने उसको डांटा था और वो हंसने लगता है। किचन में जाते ही उसे याद आता है कैसे जिया ने दौड़ कर आकर उसकी जान बचाई थी और पहली बार उसका हाथ पकड़ा था। वो सोचता है क्या तब ये चमत्कार हुआ था जिससे मेरी एलर्जी ठीक हुई। किम को उसकी इतनी आदत हो चुकी थी कि उसकी हर छोटी छोटी बातें याद आती है। वो सोचता है वो कितनी क्यूट है। तभी डॉक्टर का कॉल आता है। वो कहते हैं ये रोबोट काफी इंसानों जैसा दिखता है और तुमने उसे तुम्हारे प्रॉब्लम्स बताए। 10 दिनों से साथ हो, पर क्या तुम 10 दिन बिना उसके रह पाओगे? किम कहता है नहीं, मैं उसे मिस करूंगा। तो डॉक्टर कहते हैं तुमने रोबोट के साथ फ्रेंडशिप डेवलप कर ली है, ये उसी का चमत्कार है। अब बैक्यून और बाकी टीम आजी की रिकॉर्डिंग में देखते हैं कि किम ने जिया को बहुत पास आकर किसकी बात की थी। इस पर सबको गुस्सा आता है। बैक्यून डिसाइड करता है कि वो जिया या आजी को उसके पास नहीं भेजेगा और वो वहां से चले जाएंगे। दूसरी ओर किम बहुत खुश होता है कि आजी मेरी जिंदगी में चमत्कार बन के आई है। अब रिया चेयुल से मिलने जाती है और बताती है कि वो कल किम से रिजेक्ट होकर आई है। चेयुल कहता है तुम मुझसे शादी कर लो, तुम्हें सिर्फ मैं ही झेल सकता हूँ। लेकिन तभी रिया को किम का कॉल आता है। वो उसे डेट के लिए पूछता है तो रिया हाँ कर देती है। रिया वहां से चली जाती है, पर चेयुल को इस बात का बहुत बुरा लगता है। तभी उसे ये पता चलता है कि सेंटा मरिया टीम किम के घर पर है तो उसे और गुस्सा आता है। यहाँ रिया जिया के प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स देखती है जो उसे इंटरेस्टिंग लगते हैं, तो वो जिया को कॉल करके कंपटीशन के फाइनल राउंड के लिए हाँ कर देती है। तो जिया की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता, पर अब किम से वापस नहीं मिल पाएगी, इस वजह से वो थोड़ी सी उदास भी होती है। अब दूसरे दिन सुबह वो बेग्युन से पूछता है कि आजित्री अब तक क्यों नहीं आई। वो कहता है टेस्टिंग खत्म हुई, हम दूसरा इन्वेस्टर ढूंढ लेंगे। किम कहता है मैं ये नहीं होने दूंगा। बेग्युन कहता है तो अब मुझे सच कहना होगा कि केएम फाइनेंशियल का डायरेक्टर एक ठरकी इंसान है और रोबोट पर बुरी नजर रखता है। किम ये सुन के शॉक हो जाता है। वो बेग्युन को समझाने की कोशिश करता है कि वो फोरहेड किस अलग था, पर वो नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। वो काफी इन्वेस्टर्स ढूंढता है पर कोई हाँ नहीं करता। यह जिया अपना सूटकेस लेने किम के घर के बाहर आती है। तभी गार्डनर वहां आ जाता है तो वो उसे अंदर ले जाता है। एक साइंटिस्ट ये देख लेता है तो बेग्युन को इन्फॉर्म करता है। जिया किम के घर में छुपी होती है पर किम उसे देख लेता है। वो उसे गले लगाता है और कहता है तुमने भी मुझे मिस किया, इसीलिए मेरे पास भाग कर आई हो ना। तुम्हारा मास्टर जब भी बुलाए तुम्हें आना चाहिए। अब तुम्हें मेरे बारे में बहुत ज्यादा इनपुट करना है। तुम्हारी बैटरी कब तक काम करेगी? जिया कहती है 8 घंटे कर सकती है अगर मैं सेविंग मोड में रहूं, पर फिर मैं काम नहीं कर सकती। तो किम बैटरी बचाने के लिए उसे बैठने को कहता है और फ्रेंड मोड में जाने को बोलता है। किम कहता है पिछले 15 सालों में तुम मेरी पहली दोस्त हो और तुम्हें बचाने के लिए अब मैं बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने वाला हूँ। डॉक्टर बेग्युन हमें अलग करना चाहते हैं पर मैं ये नहीं होने दूंगा। वो सेंटा मरिया टीम को पैसे का लालच देता है पर वो मना कर देते हैं। टीम मेंबर कहती है शुक्र मानो डॉक्टर बेग्युन यहाँ नहीं है, इवनिंग में उनके लौटने से पहले आजी को लौटा दो जिसे तुमने चुराया है। किम परेशान होता है कि उनको अब कैसे मनाऊं, तो जिया उन्हें खाना खिलाने का आइडिया देती है। वो महंगे रेस्टोरेंट और फेमस शेफ्स की बातें करता है तो जिया कहती है उन्होंने तुम्हारे पैसे ठुकराए हैं तो इसका कोई फायदा नहीं, खाना तुम खुद बनाओ तो उन्हें अच्छा लगेगा। वो पहले मना करता है तो वो क्यूटली पूछती है तो इस बार वो मना नहीं कर पाता। वो 15 सालों बाद उनकी प्यारी डिशेस बाहर निकलता है जो सिर्फ गेस्ट के लिए रखी थी और खाना बनाता है। वो मदद के लिए पूछती भी है तो किम उसे आराम करके बैटरी को बचाने को कहता है। अब सब्जियां काटते वक्त उसे चोट लगती है तो जिया कहती है तुम इतनी जल्दी जल्दी में क्यों सब्जियां काट रहे हो? वो कहता है ये खाना, अब ये एक ही चीज बची है जिससे मैं तुम्हें बचा सकूं। जिया उसे देखते ही रह जाती है। वो समझ ही नहीं पाती कि ये उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रहा है और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।